हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एनसीईआरटी ज्ञान हब पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बहुत दिनों के बाद मैं आपके लिए दोस्तों फिर से हाजिर हो चुका हूं। तो दोस्तों, क्लास 9 का प्री बोर्ड एग्जामिनेशन था 2023-24 का दोस्तों, जो कि क्लास 9 का था। तो दोस्तों, मैं आपके लिए सोशल साइंस का 40 एमसीक्यू का जो क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, उसका डिटेल एनालिसिस करके आपको आंसर बताने वाला हूं दोस्तों। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहेगा। मैं आपको 40 क्वेश्चन का डिटेल एनालिसिस करके देने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, आते हैं आपका पहला क्वेश्चन की ओर, जो आपके प्री बोर्ड में पूछा गया था। तो पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, कि फ्रांस की मुद्रा लिवरे को किस वर्ष समाप्त कर दिया गया था। तो दोस्तों, फ्रांस की मुद्रा जो लिवरे था, उसको 1794 ईस्वी में समाप्त कर दिया गया था। तो दोस्तों, हो जाएगा आपका पहला का ऑप्शन नंबर चौथा। तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, चर्च के विशेष कार्यों को करने वाले व्यक्तियों के समूह को कहा जाता है। तो दोस्तों, जो चर्च के विशेष कार्यों को करने वाले व्यक्ति थे, उन्हें पादरी वर्ग कहा जाता था। ठीक है, जो कि द्वितीय वर्ग के थे। तो हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर दूसरा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, जो पूछा गया था आपका, फ्रांसीसी सरकार करों में वृद्धि के लिए बाध्य क्यों हो गई थी। पहला ऑप्शन क्या बोला दोस्तों, कि बढ़ते जा रहे कर्ज को चुकाने के लिए। दूसरा ऑप्शन है सेना के रख रखाव के लिए। और तीसरा ऑप्शन है राज्य दरबार तथा सरकारी कार्यालयों को चलाने के लिए। तो दोस्तों, ये तीनों ही ऑप्शन आपका सही है। तो हो जाएगा आपका चौथा ऑप्शन दोस्तों, ऑप्शन नंबर चौथा, इनमें से सभी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। समाजवादी विचारधारा के प्रवर्तक कौन थे। तो दोस्तों, समाजवादी विचारधारा के प्रवर्तक आपके कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स को माना जाता है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसमें दोनों नाम दे दिया, लेकिन इनमें से एक ही ऑप्शन आपका सही होगा। तो दोस्तों, आप कार्ल मार्क्स सही कर सकते हैं, आपका आंसर सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। जब 1791 में फ्रांस की नेशनल असेंबली ने संविधान का प्रारूप पूरा कर लिया, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था। तो जैसा कि पहला ऑप्शन दिया है, सम्राट की शक्तियों को सीमित करना, मतदान के अधिकार को छीन लेना, पुरुषों एवं नागरिकों का अधिकार के घोषणा पत्र को समाप्त कर देना, और इनमें से सभी। तो दोस्तों, जो 1791 में नेशनल असेंबली ने संविधान बनाया था, उसमें सम्राट की शक्तियों को सीमित करना मेन उद्देश्य था। तो हो जाएगा दोस्तों आपका पांचवा का ऑप्शन नंबर पहला। तो छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रांसीसी उपनिवेशों में कौन सी प्रथा का उन्मूलन जैकोबिन शासन के क्रांतिकारियों सुधारों में से एक था। तो दोस्तों, वो था दास प्रथा, स्लेवरी। ठीक है, दासों को जो बना करके रखा जाता था उसको। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्या बोल रहा है कि 1 मील लंबी रेल लाइन बिछाने में कितने स्लीपरों की आवश्यकता पड़ती है। तो दोस्तों, स्लीपर क्या होता है, जैसे कि ये रेल की पटरी है, तो रेल की पटरी को जोड़े रखने के लिए जो इस तरह से लाइन में बिछाया जाता है, वो पहले लकड़ियों का लगता था, अभी वो सीमेंट का हो चुका है। तो क्या हो रहा है कि 1 मील लंबी लेन बिछाने के लिए कितनी स्लीपर की आवश्यकता पड़ती थी। तो दोस्तों, वो पड़ती थी आपका लगभग 1760 से लेकर 2000 के बीच में। तो हो जाएगा दोस्तों आपका पहला नंबर ऑप्शन सही आंसर। तो आते हैं दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्या बोला कि बस्तर कहाँ पे। तो दोस्तों, बस्तर आपका भारत राज्य के छत्तीसगढ़ में आपका आता है, जो कि जिला का नाम है एक तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्या बोला कि फिनलैंड, लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया तथा पोलैंड के कुछ हिस्से किस साम्राज्य के अंग थे। तो दोस्तों, ये आपको रूसी क्रांति में पढ़ने को है मिलेगा। और ये यूएसएसआर मतलब कि जो अभी का वर्तमान का रूस है, इसका हिस्सा हुआ करता था, जो उस टाइम पे सोवियत रूस के नाम से जाना जाता था। तो दोस्तों, हो जाएगा आपका 9 का कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन हो जाएगा आपका चौथा, रसिया। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर, सॉरी 10 की ओर। क्या बोला कि मार्क्स के विचारों को मानने वाले समाजवादियों ने 1898 ईस्वी में किस पार्टी का गठन किया था। तो दोस्तों, वो किया था रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी। तो हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 10वां का तीसरा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, ये कि इस राज्य की सीमाएं किस देश को छूती है। तो दोस्तों, ये छूती है आपका नेपाल में। अगर मैप देखिएगा दोस्तों, तो भारत में मैप में यहाँ पे उत्तरांचल उत्तराखंड को बताया गया है। ठीक है, तो मैप में आपको अच्छा से पता चल जाएगा, ये नेपाल हो जाएगा आपका इसका आंसर। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्या बोला कि भारतीय भूभाग का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो दोस्तों, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, या तो बोल सकते हैं 32,63,263 वर्ग किलोमीटर आपका आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्या बोला कि दो नदियों के बीच बने भूभाग को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों, इस तरह से मान के लिए दो नदियां आपका बह रही है, ठीक है, और इस दो नदियों के बीच के भूभाग को, इसको बोला जाता है आपका दोस्तों दो आव। क्या बोला जाता है, दो आव। तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर दूसरा,
अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है कि भारत के पूर्वी भाग में म्यांमार की सीमा का निर्धारण करने वाले पर्वतों का संयुक्त नाम क्या है? तो दोस्तों वो है पूर्वांचल की पहाड़ियाँ। तो हो जाएगा आपका 14 का ऑप्शन नंबर दूसरा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्या बोला कि नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ पे? तो दोस्तों नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ियों से निकली है। तो हो जाएगा आपका 15 का ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन नंबर दूसरा की ओर। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16। क्या बोला कि पाटकाई, नागा, मिजो तथा मणिपुर निम्न में से किनके नामों पर है? तो दोस्तों ये जातियों के नामों पर है, जैसे कि नागा जाति के पर नागालैंड है, मिजो जाति के पर मिजोरम है। तो इस तरह से हो जाएगा आपका दोस्तों 16 का ऑप्शन में कौन सा? ऑप्शन नंबर पहला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। भारत का उत्तरी मैदान जो जलोढ़ मृदा से बना है किन नदियों के द्वारा हुआ है? तो दोस्तों भारत का जो भी उत्तरी मैदान, जैसे इस तरह मान के लिए दोस्तों, भारत का जो उत्तरी मैदान है, अगर आप मैप देखिएगा, जो ये मैदान ऊपर का है हिमालय के नीचे वाला मैदान में, ये 3 नदी तंत्रों से बना है। पहला सिंधु नदी तंत्र, दूसरा गंगा नदी तंत्र और तीसरा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो ये 3 नदी तंत्रों से मिलकर बना है। तो हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर तीसरा, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्या बोला कि किन कारणों से भारत का उत्तरी मैदान कृषि की दृष्टि से सर्वाधिक उत्पादक क्षेत्र माना जाता है? तो समृद्ध मृदा आवरण, प्रचुर मात्रा की उपलब्धता और अनुकूल जलवायु, ये तीनों ही आपका इंपॉर्टेंट है। तो हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर चौथा, इनमें से सभी कारण। ठीक है, तो 18 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका चौथा सही। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानसरोवर झील किस देश में स्थित है? तो दोस्तों मानसरोवर झील आपका तिब्बत में स्थित है, लेकिन ये अभी देश तिब्बत जो है वो आपका चाइना के अंडर में आता है। ठीक है, तो हो जाएगा आपका दोस्तों 19 का ऑप्शन नंबर दूसरा। तो दोस्तों अब आता है आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्या बोला कि सतलुज, व्यास, रावी, चेनाब तथा झेलम आपस में मिलकर पाकिस्तान में मिठानकोट के पास किस नदी में मिल जाती है? तो दोस्तों ये आपका सिंधु नदी में मिल जाती है, जो कि आपका मानसरोवर झील से निकलकर भारत होते हुए पाकिस्तान जाती है, और पाकिस्तान में इन सारी नदियों वहां पे क्या हो जाती है? आपके मिल जाती है। तो हो जाएगा आपका दूसरा ऑप्शन सिंधु नदी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। सरकार का वह रूप जिसमें देश पर लोगों के लिए लोगों द्वारा शासन कहलाता है, क्या कहलाता है? तो दोस्तों ये जो आपका है, जो वाक्य है लोगों का, लोगों के लिए और लोगों द्वारा, ये दोस्तों अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के द्वारा दिया गया। ठीक है दोस्तों, नाम याद रखिएगा, अब्राहम लिंकन, जो कि अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति भी थे। और ये क्या कहलाता है दोस्तों? तो ये कहलाता है आपका प्रजातंत्र, मतलब कि लोकतंत्र, जिसको डेमोक्रेसी भी कहा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे लोकतंत्र ना देके दिया आपका प्रजातंत्र, जो इसमें कंफ्यूजन क्रिएट करेगा बहुत कोई को। तो हो जाएगा दोस्तों आपका 21 का ऑप्शन नंबर पहला। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्या बोला कि किस देश से आंग सान सू का संबंध है? तो दोस्तों ये आपका म्यांमार से। तो हो जाएगा दोस्तों 22 का आपका पहला नंबर ऑप्शन। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23। लोकतांत्रिक संविधान में इनमें से कौन सा प्रावधान नहीं रहता? पहला ऑप्शन क्या है दोस्तों कि शासन प्रमुख के अधिकार का नाम, शासन प्रमुख का नाम, विधायिका का अधिकार और देश का नाम। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर दूसरा, शासन प्रमुख का नाम आपके संविधान में प्रावधान में नहीं रहता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो दोस्तों संविधान सभा की पहली बैठक आपका दिसंबर 1946 ईस्वी में आपका हुआ था। तो हो जाएगा इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर दूसरा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्या बोला कि प्रत्येक संसदीय क्षेत्र से चुने गए प्रतिनिधि कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों जो भी भारत में टोटल 543 संसदीय क्षेत्र है, तो इन 543 संसदीय क्षेत्र में जो चुनाव होता है, ठीक है, तो 543 में से जो भी चुन के आते हैं उनको बोला जाता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी। ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो हो जाएगा दोस्तों आपका लोकसभा का सदस्य, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। क्या बोला कि लोकतंत्र में किसी समस्या के समाधान में किसकी भूमिका अधिक महत्वपूर्ण होती है? तो दोस्तों विपक्षी दल, सत्तारूढ़ दल और मीडिया, ये तीनों की भूमिका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है किसी भी लोकतंत्र में समस्या के समाधान को लेकर। तो हो जाएगा दोस्तों इनमें से सभी आपका ऑप्शन नंबर चौथा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। आज की दुनिया में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का सबसे आम रूप है, क्या है? तो लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन को चलाना, यह है लोकतांत्रिक शासन का आम रूप, जिसमें पे एक कोई देश होगा जहां पे लोगों द्वारा किसी व्यक्ति को या फिर किसी नेता को चुना जाएगा और उसी के माध्यम से शासन चलाया जाएगा। तो हो जाएगा दोस्तों आपका 27 का ऑप्शन नंबर पहला। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 28। क्या बोला कि नेल्सन मंडेला को दक्षिण अफ्रीका के सबसे भयावह जेल 28 वर्षों तक रहना पड़ा, यह जेल किस द्वीप में स्थित है? तो दोस्तों ये आपका रोबेन द्वीप
नामक द्वीप में जेल में बंद थे नेल्सन मंडेला, जो कि 28 वर्षों तक वहां पे रहे थे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। क्या बोला कि दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद के खिलाफ अब जनता के संघर्ष और विरोध बढ़ने लगा, तो वहां की सरकार ने अपनी नीतियों में क्या बदलाव शुरू किया। तो दोस्तों भेदभाव वाले कानून को सबसे पहले वापस लिया गया, राजनीतिक दलों पर लगा प्रतिबंध को हटा लिया गया, और नेल्सन मंडेला को, जो कि रोबेन द्वीप में बंद किया गया था, उनको 28 वर्षों तक उनको आजाद कर दिया गया। तो दोस्तों इनमें से सभी ऑप्शन आपका सही है। तो हो जाएगा 29 का ऑप्शन नंबर चौथा, इनमें से सभी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। क्या बोला कि लोकतांत्रिक शासन वाले देश में किसका होना जरूरी है। तो दोस्तों कोई भी लोकतांत्रिक शासन वाला देश हो, वहां पे संविधान का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कोई भी लोकतांत्रिक देश में संविधान के ही माध्यम से वहां के देश को चलाया जा सकता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्या बोला कि किस खाद्य फसल का उत्पादन हरित क्रांति के कारण बढ़ा था। तो दोस्तों इसमें आपका दो इंपॉर्टेंट फसल है, पहला है आपका चावल और दूसरा है गेहूं। तो ये दो इंपॉर्टेंट फसल है जो कि हरित क्रांति के कारण बढ़ा था। तो हो जाएगा आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर तीसरा, चावल एवं गेहूं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। क्या बोला कि भारत में आधुनिक कृषि सर्वप्रथम कहाँ आरंभ हुई थी। आधुनिक कृषि मतलब जो आपका हुआ था एग्रीकल्चर, जो हुआ था आपका किसके माध्यम से, तो हरित क्रांति के माध्यम से। तो दोस्तों वो हुआ था आपका पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। तो हो जाएगा दोस्तों आपका 32 का ऑप्शन नंबर पहला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। क्या बोला कि भारत में बेरोजगारी अधिक होने का मुख्य कारण क्या है। तो दोस्तों इनमें से सभी अस्वास्थ्य इलनेस हो गया, अशिक्षा इलिटरेसी हो गया, और गरीबी, ये तीनों ही कारण है भारत में अधिक बेरोजगारी होने का। तो हो जाएगा दोस्तों आपका 33 का ऑप्शन नंबर चौथा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 33 था इसका दोस्तों, 34 नहीं 33 था। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। क्या बोला कि अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक श्रम खपाने वाला क्षेत्र है, मतलब सबसे ज्यादा श्रम की जरूरत पड़ती है। तो दोस्तों वो है एग्रीकल्चर में, कृषि वाले क्षेत्र में सबसे अधिक मेहनत की जरूरत पड़ती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। क्या बोला कि किस प्रकार की जनसंख्या अर्थव्यवस्था की परिसंपत्ति है। तो दोस्तों वो शिक्षित एवं स्वस्थ जनसंख्या, क्योंकि कोई भी जनसंख्या को शिक्षा और स्वस्थ और कौशल दीजिएगा तो वो जनसंख्या अर्थव्यवस्था के लिए परिसंपत्ति कहलाएगी, मतलब कि अर्थव्यवस्था में आपको सहयोग करेगी। तो हो जाएगा दोस्तों आपका 35 का ऑप्शन नंबर पहला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। क्या बोला कि लघु विनिर्माण, परिवहन, दुकानदारी, डेयरी किस प्रकार की क्रियाएं हैं। तो दोस्तों ये है आपका गैर कृषि क्रिया है, ठीक है दोस्तों। तो हो जाएगा आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला, गैर कृषि क्रिया। तो सवाल होता है दोस्तों कृषि क्रिया क्या है, जो कृषि कार्य में लगा उसको क्या बोलेंगे, कृषि क्रिया। जैसे कि हो गया आपका खेती, खेती क्या हो गया आपका कृषि क्रिया। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। क्या बोला कि आर्थिक विकास की दृष्टि से कौन महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों प्राकृतिक संसाधन, आर्थिक दृष्टिकोण की विकास से, ठीक है, आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से सबसे इंपॉर्टेंट आपका प्राकृतिक संसाधन हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। क्या बोला कि निम्न में से कौन से कारण जनसंख्या की गुणवत्ता को बढ़ाता है। तो साक्षरता दर, कौशल निर्माण और लोगों का स्वास्थ्य, इनमें से सभी ये आपको क्या करता है, कारण जनसंख्या की गुणवत्ता को क्या करता है, आपका बढ़ाता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कारणों से परिवार में महिलाओं और पुरुषों के बीच किसका विभाजन हुआ रहता है। तो दोस्तों वो श्रम का रहता है। तो तीसरा नंबर ऑप्शन देगा 39 का तीसरा। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। क्या बोला कि किस प्रकार की जनसंख्या अर्थव्यवस्था पर बोझ होती है। तो दोस्तों निरक्षर और अस्वस्थ, इलिटरेट एंड अनहेल्दी पीपुल। तो दोस्तों ये था आपका 40 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपका 40 में से 40 सही हुआ। और दोस्तों आपको अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों कमेंट में ये भी बताएं आप कि आपका 40 में से कितना सही हुआ है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना है। जय हिंद, जय भारत।